हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन आईएएस करंट अफेयर की मैगजीन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लेकर आई हूँ सिक्योरिटी का टॉपिक। हम दिसंबर 2020 की मैगजीन को कंटिन्यू कर रहे थे। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो देखिए, इस सिक्योरिटी के टॉपिक में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, हमने इतना जाना समझा और पुराने कई सारे अपने वीडियोस में देखा भी है पुलिस रिफॉर्म्स को लेके कि सरकार काफी कदम उठा रही है और उठाने भी चाहिए, इसके लिए काफी बातें चल भी रही हैं। तो अब फिलहाल हाल फिलहाल देखें तो ये न्यूज में क्यों रहा है समझिए। तो हुआ क्या है कि रिसेंटली BPRD, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्होंने क्या करा है, एक डेटा को रिलीज करा है जो कि पूरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को लेके। चलिए ठीक है, अच्छी बात, डेटा को रिलीज करा है, कुछ जो है यहाँ पे उन्होंने एफर्ट लिया इसके लिए। तो अब आखिरकार ये डेटा है क्या, हमें आपको भी बताना चाहिए और आपको समझना भी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि भाई बड़े दिनों से बात ये चल रही है कि हमने भाई यूएन ने डिसाइड जो करा है पर लाख पॉपुलेशन पे कितने पुलिस वालों की जरूरत है, हमारे देश में उससे भी कम है, उससे भी कम है। तो अगर हम डेटा के हिसाब से आपको बताएं तो यहाँ पे जो एक्चुअल पुलिस की पॉपुलेशन है वो 195.39 है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20,91,488 पर्सनल है, पुलिस पर्सनल है, लोग हैं पुलिस के अंदर। और एक्चुअली जो ये सैंक्शन सर्विस है वो है 26,23,225, तो करीब 6 लाख का यहाँ पे ऐसे ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और जो बेस्ट पुलिस और पॉपुलेशन रेशियो है, ये स्टेट से यूटीज में आपको बताऊं कहाँ कहाँ पे, एक नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा, एक आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है, कुछ मणिपुर वगैरह में है। वह जो सबसे खराब जो आपका पुलिस और पॉपुलेशन रेशियो देखने को मिलता है वो आपका बिहार के अंदर मिलता है, दमन एंड दीव के अंदर मिलता है और वेस्ट बंगाल के अंदर मिलता है। तो इतना आप देख रहे हैं ये हालत कुछ चल रही है। खैर उसके आगे ये भी बताएंगे आपको कि भाई वैकेंसीज वगैरह का क्या सीन है। भाई अगर डेटा की जरूरत है, चीजों की जरूरत है, तो ऑब्वियसली बात है कि वैकेंसीज की भी क्या चल रही है। तो अभी देखिए यहाँ पे सीन ये है कि भाई 5.3 लाख से ज्यादा पोस्ट अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट के पुलिस फोर्सेस के अंदर, साथ ही साथ 1.2 लाख पोस्ट CAPF के अंदर, ये सारी के सारी एकदम खाली पड़ी हुई है, ये सब भरने की जरूरत है। इतनी पोस्टें जब भरेंगी तो हमारे यहाँ कुछ थोड़ा बहुत पुलिस के पर्सनल बढ़ेंगे और एटलीस्ट ये होगा कि भाई जितनी एक सेंक्शन लिमिट है, जो एक लिमिट होनी चाहिए पर लाख पॉपुलेशन पे, हो सकता है उतनी कंप्लीट कर पाए। अब बात आती है भाई देखिए 50% आदमी है 50% औरत है, सिर्फ आदमी को इम्पोर्टेंस दे दोगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। भाई औरतों की बात करते हैं तो विमेन इन पुलिस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 10.30, पूरी जो पुलिस फोर्स है ना, पूरी पुलिस फोर्स का सिर्फ और सिर्फ 10.30, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ 2.98% टोटल जो स्ट्रेंथ है आपकी सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस, जो मैंने अभी नाम लिया था CAPF की, ठीक है, ये सिर्फ औरतें इतनी ही हैं। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कह लो आप 16.05 इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले साल से। तो अभी औरतों का पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसीज या रोल्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बारे में या शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ये कितने या OBCs वगैरह कितने पुलिस के अंदर है। तो देखिए जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट ये आपके जो आपके 16.6% ऑफ पॉपुलेशन से हैं, इनका आपको कह लो भाई 14% जो है रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर है। साथ ही साथ जो अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो ये आपकी 8.6% ऑफ पॉपुलेशन से है, लेकिन इनका सिर्फ 12% रिप्रेजेंटेशन है पुलिस फोर्सेस के अंदर। और OBC की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 25% इनका जो है रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए यहाँ पे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके बारे में आपको बताया स्टार्टिंग में, ये जो जिन्होंने ये जो रिलीज करा है डेटा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनकी अगर बात करते हैं तो ये किसके अंदर आते हैं, क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। ये आपके आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है, और ये काफी जरूरी है। और इनका काम क्या है समझिए, ये एक्सीलेंस पुलिसिंग में हो
पुलिस वगैरह में एक्सीलेंस हो, अच्छी तरीके से काम हो, ये चाहते हैं। दूसरा भाई ये भी चाहते हैं कि भाई फटाफट से पुलिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कोई अपना दुख दर्द लेके गया कि भाई यार सॉल्व कर दो, तो पुलिस वाले फटाफट से स्पीडी उसको सोल्यूशन दें। और तीसरी बात पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेथड का काफ़ी यूज़ करें, पुलिस वाले जो है वो टेक्निक्स यूज़ करें साइंस एंड टेक का, क्योंकि ज़माना आगे बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़रूरत है अब साइंस एंड टेक की हमारे यहाँ। खैर, कई सारी कमेटीज आई पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर इतिहास में, कुछ कमेटीज के नाम बता देती हूँ आपको ताकि आपको पता चले। जैसे कि नेशनल पुलिस कमीशन आई थी 1977 में, और इमरजेंसी वगैरह लागू हुई थी, उसके बाद की बात है ये। फिर आई आपकी रिबेरो कमेटी आई, उसके बाद पद्मनाभ भैया कमेटी, भैया कमेटी आई, और ये सारी कमेटी जो है, मलिमात कमेटी आई है, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 1 आई है, फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स आए 2006 में, उसके साथ सेकंड एआरसी जानते हैं आप, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, मैंने पढ़ाई भी है, प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई है, ये आई 2007 में। उसके साथ जस्टिस थॉमस कमेटी आई 2010 में, और अभी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स यहाँ पे 2018 में भी आई। तो इतने सारे आए हैं, याद रखिएगा इन सबको कि अगर इनके हिसाब से पूछ लिया जाता है किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आप बता सके पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के आपको बताना चाहूंगी मैं कि भाई क्या आखिरकार जो डेटा है वो क्या सजेस्ट करता है, पहले समझिए, है ना, कि क्या ज़रूरत है ये पुलिस के अंदर इतना चेंज लाने की। उसके बाद भाई क्या डेटा बताता क्या है कि भाई क्या इश्यूज हैं आखिरकार। ठीक है, तो पहला तो ये कहता है कि भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। देखिए, जब कोई भी लॉ वगैरह लगाया जाता है या लॉ का मेंटेनेंस होता है स्टेट के या ऑर्डर वगैरह का जो है पालन किया जाता है स्टेट के अंदर, तो पुलिस को बहुत तरह की कंप्लेन जो है फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अनवारंटेड अरेस्ट वगैरह, अनलॉफुल सर्च वगैरह करती हैं, टॉर्चर करती हैं, कस्टोडियल रेप्स वगैरह होते हैं, कस्टडी में कोई है तो उसका रेप हो गया, तो ये दिक्कतें हैं। ये अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होगी इसके लिए। दूसरी बात, पुलिस फोर्स के ऊपर बहुत बर्डन है। देखिए, हम करप्ट प्रैक्टिस, करप्शन कर रहे हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये सब तो बता लेते हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए कि एक पुलिस वाला सुबह से चला आएगा, ड्यूटी करेगा, रात तक ड्यूटी करता रहता है, वो या तो खड़ा है सड़क पे खड़ा रहेगा, बैठा है तो बैठा रहेगा। ठीक है, अब देखिए करप्शन का पॉइंट ऑफ व्यू तो है, पब्लिक के माइंड में है, वो चीजें हैं, वो कहीं हद तक एक रूड बिहेवियर इसलिए भी हो जाता है कभी कभी कि भाई देखिए है तो वो इंसान है, घर जाता है प्यार से बात करता है पब्लिक से, इसलिए थोड़ा कुछ देखिए कुछ के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ के अंदर ऐसा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि दिन भर वो ऐसे 365 को झेल रहा है ना, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। खैर, मुद्दे पे आते हैं और ओवर बर्डन पुलिस फोर्सेस की बात करते हैं। इतनी सारी वैकेंसी हैं, भर नहीं रही हैं, और उससे क्या है कि जितने पुलिस वाले हैं उनके ऊपर जनता का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, समझ रहे हैं। तो नेगेटिवली फिर उनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, वो परफॉर्मेंस अपनी जो है वो चिड़चिड़ा के देने लगते हैं। खैर, इसी जो है बात ये है कि देखिए यहाँ पे मिसमैच देखने को मिलता है, कॉन्स्टेबलरीज स्किल सेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो कांस्टेबल वगैरह हैं वो 86% है स्टेट पुलिस फोर्सेस के, है ना, और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी है क्या बता जाए। जैसे भाई पद्म भैया जो कमेटी है इन्होंने कहा था, और साथ ही साथ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी ये बात समझी कि जो एंट्री लेवल है आपका इसके अंदर आने का क्वालिफिकेशन का, ये आपका 10th क्लास या 12th क्लास भी है कई सारे स्टेट्स में, और ट्रेनिंग वगैरह जो है वगैरह जो कांस्टेबल्स को दी जाती है वो उनको इतनी भैया इतनी अच्छी नहीं दी जाती है कि वो अपना जो काम करते हैं वो सही से कर सके, तो ये एक दिक्कत है। फिर दिक्कत ये भी है कि भाई देखिए सर्विस कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब है इनके लिए, सर्विस कंडीशंस तो भाई बहुत ख़राब है, हाई वर्किंग आवर्स हैं। आप देख रहे हैं ना भैया, वर्किंग वर्किंग आवर्स से बात करिए, सुबह बंदा आ जाएगा रात तक जाएगा, आप रात में कहेंगे अरे कहाँ चला गया, ये तो बैठा था, पता नहीं कहाँ है, कहीं बैठा होगा। तो कुछ बातें होती हैं जो हम लोगों को नहीं लगती, बट हाँ झेलनी पड़ती है उनको। और इंश्योरेंस कवरेज भी इनएडिक्वेट है उनका, वेलफेयर मेजर्स भी कुछ खास नहीं है, सारा टाइम सिविलियंस अपना काम करा करते हैं, ये पुलिस फोर्सेस को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मोटिवेशन यहाँ पे इसमें दिक्कत आती है, मोटिवेशन क्या होगा भाई, इंश्योरेंस तुम उनको दे नहीं रहे हो, इतना सारा काम करा रहे हो, तो कौन लोग आना चाहेंगे पुलिस के अंदर, ये वाली बात भी है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी दिक्कत है कि यहाँ पे एक सेपरेट लॉ लाने की ज़रूरत है, इन्होंने बोला, या फिर कोई और ऑर्डर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन लाने की ज़रूरत है। देखिए वेल ओवर 50% जो केसेस फाइल करे जाते हैं पुलिस के द्वारा, और करीब 80% ये आपके रेप केसेस होते हैं,
ये समझिए रेप केसेस होते हैं। और इसमें क्या होता है भाई, देखिए कुछ मिलता नहीं है। जो आपकी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें स्किल्स वगैरह की ज़रूरत होती है एक अच्छी, कि भैया देखो ट्रेनिंग अच्छी हो। अगर किसी को क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करनी है, समझिए कोई गुनाह हुआ है और कोई बंदा गया, उसको वही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास कम से कम ट्रेनिंग हो, इतना समझ में आया उसको कि हाँ भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से हम मैटर देखें जो सॉर्ट आउट जल्दी हो जाए, कैसे क्या करें, या टाइम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हैं ना, एक फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है कि भाई लैब्स वगैरह हो, अगर हमें कोई डेटा कलेक्ट किया है तो हम लैब में दे दें, देखिए उनका इसकी रिपोर्ट लें आखिरकार ये क्या है क्या नहीं है। एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है ना। तो ये सब पुलिस फोर्सेस के पास देखने को नहीं मिलता, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है पुलिस पब्लिक रिलेशन का इम्प्रूवमेंट। ये क्या है, देखिए देखिए यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि भाई क्या आप पर्सनली खुद बैठ के सोचिए, क्या आप एक पुलिस वाले पे एकदम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? आपको डर लगेगा। आपको, हालांकि हमारी जो है वो सुरक्षा के लिए पुलिस को रखा गया है, लेकिन आप एक बार जब बात होती है ना तो आदमी डरता है, अरे अरे पुलिस आ गई वहां पे, अरे हुआ क्या, अरे उनके घर में पुलिस आई। समझ रहे हैं, तो इतना फ्रेंडली यहाँ पे चीजें देखने को नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो ये पब्लिक और जो पुलिस के रिलेशंस है, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, कोऑपरेशन सपोर्ट की कमी है, जो चाहिए अगर भैया ये जो क्राइम वगैरह को आपको कम करना है, बट रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है। और ये भाई ये है क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई ये करप्ट होगा, भ्रष्टाचार होगा, कहीं जाएगा और जाके जो है वो पपीता 25 रुपए किलो भी मिल रहा होगा तो भी उसको फ्री में ले लेगा, है ना। और इनकी कोई आदत ही ऐसी होती है। और भैया जिसके पास पैसा होगा उधर झुक जाएंगे, ये सब दिमाग में लोगों के होता है। अब भाई प्रैक्टिकल ग्राउंड से है तो भाई इधर से दोनों तरफ से करना पड़ेगी चीज़ें, उनको भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा और हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीते बिना कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद न्यूअर थ्रेट्स क्या है, देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप जानते हैं अब क्या होता है, अब यहाँ जाके कोई किसी की जेब नहीं काटता, अब सीधा सीधा बैंक अकाउंट से पैसा अपने में ले लेता है। तो टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है, साइबर क्राइम जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो पुलिस वाले हैं उनकी भी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो, ताकि भाई ऐसा ना हो कि उसने मोबाइल में करा व्हाट्सएप और चैट कर दी लीक। अब भैया पता ही नहीं है पुलिस वाले को कि भैया कैसे व्हाट्सएप वेब लाएंगे, कैसे करेंगे, इसको क्या हो रहा है, ऊपर रिफ्लेक्शन कर रहा है कि भैया आपका मोबाइल हैक है। पुलिस वाले कह रहे थे कुछ नहीं है भैया, तुम जितना नहीं करो, चैट कहीं और से कहीं है। तो उन्हें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आज की टेक्नोलॉजी के चलते चलना है, ताकि भाई बैंक फ्रॉड जो हो रहे हैं, कोई साइबर अटैक हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, उसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी इस बारे में जानकार हो। खैर, उसके बाद औरतों का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए रेशियो के हिसाब से क्या है कि यहाँ पे जो औरतों के खिलाफ क्राइम होते हैं तो ऑब्वियसली बात है लेडी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली। तो यूएन के हिसाब से, अगर हम यूनाइटेड नेशन के हिसाब से चलें, तो जो पुलिस वुमेन फोर्सेस हैं, है ना, ये पॉजिटिवली अच्छा काम करती हैं। भाई सेक्सुअल अगर कोई असॉल्ट हुआ है तो एक औरत ही औरत की प्रॉब्लम ज़्यादा करीब से समझ सकती है, तो वो उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चलेगी इंस्टेड ऑफ मैन। समझ रहे हैं कि भाई औरत जिसके साथ जो विक्टिम है, कहीं वो आदमी को देख के और ना डरने लगे, उसकी कहीं जो डर है और ना बढ़ने लगे, तो कुछ बात है। खैर, और साथ ही साथ वेपनरी की प्रॉब्लम है, इनके पास वेपन्स की कमी देखने को मिलती है। अभी आपने देखा होगा दो चार बंदूक इधर उधर घुसेड़ रखी होंगी उन्होंने, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई एक पेट फुला के, अच्छा खासा पेट है और इधर उधर बंदूक कहीं कोने में चिपकी हुई है और दड़ 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 भागेंगे। समझ रहे हैं, तो कुछ वेपन्स की भी कमी है, साथ ही साथ कुछ एक ये भी पॉइंट है इसके अंदर कि भाई यहाँ पे हेल्थ की भी कमी है। ठीक है, बहुत सारे कभी पेट वेट बाहर आ चुका है। खैर, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान और बंगाल की बात करें तो इनके पास 75 या 77%, मतलब राजस्थान के पास 75% और आपके जो वेस्ट बंगाल है इनके पास 71% शॉर्टेज है। समझ रहे हैं, अच्छी खासी शॉर्टेज है। और ये जो हेल्थ का इशू है, ये आपको ऑफिसर्स क्लास में देखने को नहीं मिलेगा। वेल खैर, ऑफिसर क्लास में आप देखेंगे कि बिल्कुल चंगे से होते हैं, एकदम स्मार्ट से। खैर, अब यहाँ पे देखिए कुछ रिफॉर्म्स वगैरह को सजेस्ट करा गया है। यहाँ देखिए सजेस्टेड रिफॉर्म्स एरियाज कैन भी, कौन कौन से एरिया हो सकते हैं, कहाँ कहाँ बदलाव लाया जा सकता है, समझिएगा। पहला तो ये कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो। ठीक है, मतलब पुलिस पर्सनल और बढ़ाओ, रिक्रूटमेंट करवाइए अच्छे से, पुलिस पर्सनल बढ़ाइए। दूसरी बात, आप रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग बढ़िया कराइए, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए भैया। देखो कि भैया ये पीछे जो है अगर कोई चोर भागा तो उसके पीछे ऐसा भागो कि चोर दोबारा भागने लायक ना रहे, है ना। ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सर्विस कंडीशन अच्छी बनाओ। तो ऐसा भी ना करो कि भाई देखो जैसे केरला ने करा है, केरला ने 8 घंटे का यहाँ पे ड्यूटी कर दिया, हरियाणा ने यहाँ पे शिफ्ट टाइम कर दिया है। अब अच्छे से अगर है तो ह्यूमन बीइंग ना भाई, अब अगर ये हो जाएगा कि
तुम उसको 12 घंटे 14 घंटे काम करवा लोगे किसी ह्यूमन बीइंग से, तो उसके अंदर जान नहीं बचेगी। फिर वो चिढ़ेगा कि अरे यार नौकरी करने जाना है यार, फिर वही शक्लें देखनी है। समझ रहे हो ना? अपने ऊपर भाई रख के देना चाहिए सरकार को, इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने चाहिए। उनकी रेमुनरेशन अच्छी करिए, पैसा वैसा बढ़िया दो, बढ़िया सर्विस दो भाई, लगे तो क्या इंसेंटिव मिल रहा है बढ़िया मोटा, उसके साथ जो है भाई कुछ फायदे मिल रहे हैं ना, प्रमोशन बढ़िया सही सही तरीके से हो रहा है, तो वो काम करने में मन लगता है। उसके साथ आप भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव कर सकते हो? ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसको और बढ़िया करो, अपग्रेड करो, है ना? तो ये सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फिर कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आ सकते हैं भाई, लॉज वगैरह क्या ला सकते हैं आप देखिए। ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जो है उसको यहाँ पे इनैक्ट करा जाए। तो इसमें जैसे जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो जाती है ना, कि भैया इधर पैसा दिया किसी कंट्री से और किसी तरीके से आ गया हमारी कंट्री में, तो ये हो गया। या ड्रग्स या आर्म्स की जो ट्रैफिकिंग होती है ना, या आप कह सकते हो टेरर नेटवर्क इतना जो फैल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें बड़ी बढ़ रही हैं, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है कि एक लॉ लेकर आए, ताकि इन सारे ऑर्गेनाइज क्राइम को हम डील कर सकें। ऑर्गेनाइज क्राइम का चैप्टर अपन ने पढ़ा भी है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज में, अगर आप देखे होंगे, सीरीज गए होंगे तो। दूसरी बात, आप लॉ से क्या कर सकते हैं कि सिंगल पुलिस एक्ट रहे पूरे कंट्री के लिए, एक पूरे देश के लिए एक सिंगल पुलिस एक्ट आने की ज़रूरत है। मतलब मैंने क्या है कि बेसिक फीचर्स अगर आप पूरे देश में चाहते हैं, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो आर्टिकल नंबर, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 252 जो है, आप इसको उसे कह सकते हो, ये आप रिलाय हो सकता है टू हैव अ सिंगल पुलिस लॉ इवन इफ 2 और मोर स्टेट कंसर्न। अब देखिए, इसके लिए एक मॉडल पुलिस एक्ट को प्रिपेयर कराया जाना चाहिए, और ये कराया गया भी था। 2006 की बात है, एक मॉडल पुलिस एक्ट को प्रिपेयर करा गया था, और ये रिवाइज करा गया है 2015 में। खैर, उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि भाई लेजिस्लेटिव रिफॉर्म में क्या कर सकते हो, पुलिस को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो। अभी आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जो ये पुलिस सब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पे जो है वो स्टेट देती है ना, और यहाँ पे सेंट्रल सपोर्ट के बिना चीज़ें जो है टफ हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पे ये ग्रोइंग जो इतनी सारी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम यहाँ बढ़ी जा रही है, टेररिज्म इतना बढ़ा जा रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ा जा रहा है ना, तो इससे पुलिसिंग जो है स्टेट के द्वारा बिना सेंट्रल के सपोर्ट की काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए पुलिस को, ताकि भाई आप जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट जो होते हैं उस पर दोनों ही, चाहे वो सेंट्रल हो और चाहे वो स्टेट हो, दोनों ही लॉ बना सकती है। तो कॉन्करेंट में डाल देंगे तो सेंट्रल थोड़ी मदद भी कर देगा इसकी, ये एक फ़ायदा है। उसके साथ अब फेडरल क्राइम्स, डिक्लेरेशन ऑफ फेडरल क्राइम्स, मतलब इसका मतलब ये है कि कई कई जो दिक्कतें हैं, कई कई जो ऑफेंस हैं, है ना, जिसका इंटर स्टेट या नेशनल रेमिफिकेशन होता है, इसे जो है वो एक नए लॉ के अंदर डील करा जाए। मतलब पुलिस और साथ में सीबीआई दोनों जो है ये कॉन्करेंट जुडिक्शन, मतलब सीबीआई भी इस पे जुडिक्शन दे सकती है और पुलिस भी दे सके। समझ रहे हैं? ऐसे जो कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिसका सेंट्रली भी बड़ा दिक्कत होता है और स्टेट की बड़ी दिक्कत होती है, वैसे क्राइम्स को इसके अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद लॉ के थ्रू आप एक और कर सकते हो कि भाई कंपनशनेट सिस्टम ऑफ लार्ज एरिया। सब देखो, कंपनसेशन से बड़ा फायदा होता है। तो आप क्या करो, अगर फटाफट से डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आप एक जो है यहाँ पे फटाफट से ये कर सकते हो आप कि सॉरी, कमीशनेट सिस्टम ऑफ लार्ज एरियाज, आई एम सो सॉरी, कमीशनेट सिस्टम ऑफ लार्ज एरियाज। तो अगर आपको फटाफट से डिसीजन देना है ना, कॉम्प्लेक्स लॉ के लिए और कुछ ऐसी सिचुएशन के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ें ला सकते हो, समझो आप। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर पहला आता है भाई सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। तो आप क्या करो भाई, देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर उसे सेपरेट करो। मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपकी जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी बच्चों, कि जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस है, मतलब जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को, उस पुलिस को आप लॉ से अलग कर दो, है ना, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से अलग कर दो, ताकि फटाफट से काम हो, फटाफट से इन्वेस्टिगेशन हो ना, अच्छे एक्सपर्ट्स होंगे और अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये एक ऐसी पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है ना, भैया हमारे जो है देश के अंदर, कि भाई ये कैसा लॉ चल रहा है, किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और एक ये पुलिस है जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। देखिए इसके अंदर एक्सपर्ट्स वगैरह ज़्यादा होंगे, तो आप इसको इस वाली पुलिस से अलग कर दो। बिल्कुल सही बात कही थी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन में आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे सोशल और साइबर क्राइम्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड विंग्स होनी चाहिए।
मतलब देखो यहाँ पे सोशल क्राइम और साइबर क्राइम के लिए देखिए, अब इंटरनेट पे कोई काम अगर हो रहा होगा तो ये बात तो बहुत आम सी है ना कि उसके लिए कुछ इंटरनेट एक्सपर्ट लोगों को करना होगा। अब किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता, उसको तुम उठा के बिठा दो कि अरे भाई साइबर क्राइम हुआ है, देखो किसका बैंक अकाउंट छीन लिया गया है और ये भैया उससे पैसे गायब हो गए हैं, जाओ मदद करो, जाओ मदद करो। कैसे जाएगा मदद करने में, है कि नहीं? तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पे जो स्पेशलाइज विंग है सोशल और साइबर क्राइम्स की, यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो पुलिस को टू कोर फंक्शंस। यहाँ पे क्या है, जैसे कि फंक्शंस, जैसे कि आपका कोर्ट्स वगैरह के जो संबंध होते हैं उसमें सर्व करने का, या आप कह सकते हो वेरिफिकेशन फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन वगैरह। आप जानते हैं ना, पुलिस आती है आपके घर में, अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो वेरीफाई करने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं पुलिस ऑफिसर। तो ये वाला जो काम करते हैं, जॉब वेरिफिकेशन वगैरह है, ये सब जो है वो आउटसोर्स कर दो तो प्राइवेट एजेंट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, ये ऐसा कर दो। हर बात में पुलिस को ना भेजो ताकि वो ओवर बर्डन ना हो सके, ठीक है। तो वो मेन इंपॉर्टेंट जो उनका काम है वो करें, जा रहे हैं वो बैठे हैं, भैया पासपोर्ट वेरीफाई करने के लिए आए हैं भैया, अच्छा बताओ, अब वो उधर से फोन भी आ जाए, लो भैया भागो, तो कितने काम एक इंसान कर लेगा, तो समझो ना। उसके बाद सेटिंग अप अथॉरिटीज एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है कि आप भाई यहाँ पे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को यहाँ पे बनाओ, और इसके अंदर पूरी प्रॉपर पॉलिसी हो, अच्छा डायरेक्शन हो, पुलिस की फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर चीज़ें करो। उसके साथ पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को बनाओ, जिसके अंदर पूरा कि भाई ट्रांसफ़र कैसे होगा, पुलिस वाले की पोस्टिंग कैसे होगी, कैसे प्रमोशन होगा, है ना, कैसे बाकी जितने भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज होते हैं सब कुछ ये देखिए, क्या नाम है उसका, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड देखें। उसके बाद पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी आप बनाओ, है ना, जैसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे कुछ ऐसा हो, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, भैया कंप्लेन अगर पुलिस के अगेंस्ट आपको करनी है तो आप यहाँ चले जाइए, और ऐसी कुछ मजबूत अच्छी वाली जो है आप बनाते रहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो ये कहता है भाई कि नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर। तो ये क्या है, पहली चीज़ तो समझिए कि न्यूज़ में क्यों रहा है। देखिए यहाँ पे हमें ज़रूरत थी कि इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यहाँ पे अप्रूव करा है यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर। अभी क्या है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारी जो टेलीकॉम वाला मामला है हमारे देश के अंदर, उसका क्या हाल चल रहा है, थोड़ा पहले ये समझते हैं। तो देखिए पहले तो अभी कंट्री हमारे देश में आप जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, और इसके साथ कंट्री हमारी जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है ना, बहुत बड़ा बेस है हमारे यहाँ। और इंडिया की रैंक जो है वर्ल्ड के अंदर वो भी सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है टोटल इंटरनेट यूजर में। आपने देखा होगा सब बैठे हैं लड़के, या नौकरी वोकरी से मतलब तो है नहीं, अपना मोबाइल चला रहे हैं, अगल बगल समझ लीजिएगा, कोई कुछ कहे ना कहे आप सीधे कहिएगा हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं, समझ लीजिएगा दूसरा पहला वाला कौन होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तीसरा ये है, इस समय का ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आने वाले अगले 5 सालों में मोबाइल फोन इतना घुस जाएगा लोगों की जिंदगी में कि डेटा की कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी क्या बताएं। और इससे डेटा की कॉस्ट इतनी कम होने की वजह से 500 मिलियन नए यूजर और आ जाएंगे। मतलब अगर फ्री में बांटो तो पूरा देश इंटरनेट चलाएगा, सिर्फ और सिर्फ कसम का ये इंटरनेट चलाएगा, ठीक है। चलिए खैर मुद्दे की बात पे वापस आते हैं, और हम अब समझेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में चीजें कि क्या सीन क्या चल रहा है एक्शन में। तो देखिए इंडियन डायरेक्टिव्स फॉर टेलीकॉम सिक्योरिटी, ये यहाँ पे ग्लोबल सिक्योरिटी के कंसर्न्स जो बने हैं अगेंस्ट चाइनीज इक्विपमेंट मार्केट हवाई। अब आप जानते हैं ये जो हवाई है, ये जो कंपनी है, इसके लिए ना बड़ा यूएसए भी बड़ा अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। और बाकी कंट्रीज कुछ इसका साथ दे रही है, लेकिन काफ़ी यूएसए वगैरह काफ़ी सारी कंट्रीज है, इसको कहा कि भैया नहीं नहीं हम अपने देश में इसको नहीं लाने देंगे, इसका 5G नेटवर्क नहीं लाने देंगे। ऑल्दो बैकग्राउंड में बहुत लंबी इसकी स्टोरी है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी समझिए ये चीज़ चल रहा है, और चाइना पूरा ऐसे वर्ल्ड में अपने आप को बहुत मजबूत कर लेगा। तो ये एक थोड़ा दिक्कत वाली बात है। और इंडिया ने यहाँ पे इंडिया का जो है, इंडिया का रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट जो है वहीं से फॉर द रोल आउट ऑफ 5G नेटवर्क के लिए। और ये यूके ने भी बैन किया है, यूएस की सरकार ने भी बैन करा है, मैंने बताया ना। सिक्योरिटी को लेके इनका कहना है कि हम इस कंपनी को अपने देश में लागू नहीं होने देंगे। और इंडिया ने यहाँ पे करीब 200 चाइनीज मोबाइल ऐप भी जो है बैन करी थी, आपने देखा ही था। टिकटॉक टिकटॉक सब बैन कर दिया गया था सेक्शन नंबर 69A के चलते, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है, आईटी एक्ट का है। तो आप जानते हैं ये चीज़ कि भाई इनका ये कहना था कि इस तरह की तो सिक्योरिटी हर्ट है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा था कि भाई इससे
जो है जनता हमारी कहीं और ही जा रही है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, ये बैन कर दिया गया था। उसके साथ देखिए सिक्योरिटी कंसर्न इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव जो है टेलीकॉम सेक्टर को लेके, ये इसीलिए अप्रूव करा गया है क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कुछ बात हम करेंगे कि भाई कुछ बातें जानेंगे नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन द टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। ये है भाई इंपॉर्टेंट, इसी का पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं, बड़ा लंबा है, जैसे मेरा नाम लंबा है प्रसन्ना, वैसे ये भी बड़ा लंबा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लीजिए NSDTS। ठीक है, क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन द टेलीकॉम सेक्टर। तो इसमें क्या सीन क्या है, ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा फ्रेमवर्क होने वाला है जो साइबर अटैक्स से यहाँ पे बचाएगा। कोई डेटा वगैरह चोरी कर रहा है मतलब डेटा थेफ्ट से बचाएगा, और कोई दूसरे जो वर्चुअल वल्नरेबिलिटीज होती हैं, है ना, नेशनल सिक्योरिटी में जो ऑनलाइन वगैरह ठग लेते हैं ना, उससे बचाएगा। अब देखिए कैसे क्या होगा इसमें। ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम है, इसे हेड करने वाले हैं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और ये जो है देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से हम जो है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदे, जो कौन से ट्रस्टेड लोग हैं जिनके यहाँ से हम खरीदे, तो हमारा डेटा ना चोरी हो जाए, और ये देश के अंदर देश के मोबाइलों में यूज़ कराया जाए, दूसरे नेटवर्क में यूज़ कराया जाए, और फिर इससे कोई खतरा ना रह सके। तो भाई कौन हेड कर रहा है इस कमेटी को? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। दूसरी बात ये है कि ये नेम्स वगैरह उन फर्म्स की भी रिलीज करेगी जिनके इक्विपमेंट आप यूज करने के लिए मना किया जाएगा कि आप मत यूज करिए इन सारे के इक्विपमेंट्स वगैरह। उसके बाद बात ये आती है, ये डायरेक्टिव है, इसके पास प्रोविजन है आपका दैट टू क्वालिफाई डोमेस्टिक प्लेयर्स इन द ट्रस्टेड कैटेगरी। इनके पास क्या है भैया, देखो इन्होंने क्या, मोदी जी ने भी कहा है कि वोकल फॉर लोकल, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। तो इसके अंदर ये भी डायरेक्टिव में प्रोवाइड किया गया है कि जो आपके लोकल लोग हैं, है ना, मतलब जो आपका डोमेस्टिक लोग हैं, है ना, तो इसको भी ट्रस्टेड कैटेगरी में डालें, सो दैट यहाँ पे भाई उन पे विश्वास करके उनका ही सामान वगैरह मटेरियल वगैरह यूज करा जा सके। ठीक है, तो क्राइटेरिया वगैरह इनका, ये जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो क्राइटेरिया में फिट बैठ जाए, और यहाँ पे जो भी मार्केट एक्सेस स्कीम है, टेलीकम्युनिकेशन प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस स्कीम के अंदर आ जाए, और फिर इन्हीं से हम ले सकें सामान वगैरह। क्या है? पीएमए की बात करें अगर हम, पीएमए का फुल फॉर्म होता है प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस। तो ये स्कीम क्या करती है, ये भैया यहाँ पे प्रेफरेंस दे रही है जो डोमेस्टिकली मार्केट, जो हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है ना। और इनका कहना ये है कि देश के अंदर जो बन रहा है उसी प्रोडक्ट को लेके आप सेलफोन वगैरह में लगाओ, इससे सिक्योरिटी भी रहेगी, देश के अंदर डेटा भी रहेगा, और ये हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए अच्छा भी रहेगा। खैर, अब देखिए जो नए नए डिवाइस आएंगे उसमें तो कंपलसरी हो जाएगा कि वो ट्रस्टेड सोर्सेज से आना ज़रूरी है, वाइल जो डायरेक्टिव्स हैं ये जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको कोई हर्ट नहीं करेंगे, और या फिर अपडेट्स वगैरह जो आएंगे अभी जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर, है ना, जो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको भी कुछ हर्ट नहीं करेंगे। भाई पहले आ गया, आप कहाँ तक करोगे, एक दो लोग तो हैं नहीं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, यहाँ पे जो भी ज़रूरत पड़ती है लाइसेंस की कंडीशन में, जो भी चेंजेस लाने हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम देखेगा, है ना, कि भैया प्रोविजंस वगैरह डायरेक्टिव्स की लगानी है, पॉलिसी की लगानी है, तो किस तरीके से चेंजेस लाने हैं। तो भाई ये कब कब से लागू कब से होगा, जब से अप्रूव हो जाएगा उसके 180 दिन के बाद से। अब बात आती है भाई क्यों क्यों इतना पेन लिया जा रहा है, आखिरकार क्या ज़रूरत है टेलीकॉम सिक्योरिटी की हमारे देश के अंदर। तो वो तो सभी को पता चल ही चुका है, हम भी बता देते हैं कि देखिए इतना ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो इससे सिक्योरिटी भी कंसर्न होता है। भैया यहाँ यूके का बैठा बंदा उठा के तुमको ठग ले, तुम्हारे अकाउंट में क्या कर लोगे आप। तो इसलिए सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। भाई हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं, चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐसी जगह का फ़ोन यूज़ करते हैं, कोरियन फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें होता सीन क्या है ना कि जो हमारे पासवर्ड्स वगैरह हैं कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता, हम नेट से जो खोलते हैं कभी कभी हम सेव कर देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई वायरस भेज दे, कोई लिंक के थ्रू अपने आप भाई होस्ट कर ले चीज़ों को। तो ये सब दिक्कतें होती हैं डोमेस्टिकली, दिक्कतें होती हैं बट इतने लेवल की नहीं होती, है ना, क्योंकि भाई बाहर कहीं डेटा नहीं जा रहा है, तो आप एक समझ लीजिए एक पूरे वर्ल्ड की चीज़ों से बच गए ना, इतने एरिया से दिक्कत है आपको, दिक्कत तो रहती है, जब तक जिंदा हो दिक्कत रहेगी रहेगी।
खैर, यहाँ बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया कि ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, बिग डेटा वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है, इतना जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। आप बैठे, अब तो पहले तो ये होता था कि जो फॉरेन कंट्री जाता था उसकी बड़ी इज्जत होती थी। आजकल तो आप कहेंगे अरे भाई वो तो पड़ोसी के पड़ोसी चले गए हैं फॉरेन कंट्री, तो बड़ा ही ईजी हो गया है, और वहाँ से पैसे लेना पैसे देना उससे ज़्यादा ईजी हो गया। तो एक ये है। उसके बाद ईमेल सिक्योरिटी अब आ जाता है, आपने देखा होगा स्पैम आते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, जब ईमेल बनाए गए थे तो हमारी मदर की एक फ्रेंड हुआ करती थी। तो मैडम ने आके मदर से कहा मेरी कि अरे वो हमको मैम यहाँ पे, मतलब सीनियर थी मेरी मदर, तो कहती वो मैम बोलती थी, कह रही कि मैम वो मेरे को 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी क्योंकि आपने मेरा बड़ा सपोर्ट करा है, ये है वो है। अच्छा, आई वॉज ऑल्सो किड दैट टाइम। तो मम्मी आके घर पे उन्होंने मुझे बताया कि अनु भाई दीदी तो ऐसे ऐसे बता रही है 10 लाख दे देंगी ऐसे। मैंने कहा नहीं देना तो नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे मिल रहा है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, वो एक मेल आया कि आपने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, आप बस अपना नाम वाम दे दीजिए। चलिए ठीक है, उन्होंने बढ़िया आराम से दे भी दिया। उस समय तो हमारी ईमेल आईडी थी नहीं, लेकिन हम थे बड़े चालाक। जब हमारी ईमेल आईडी बनी तो हमने कहा अच्छा बेटा तुम 1 ही करोड़ रुपए बांट रहे हो, कोई बात नहीं, जाओ हमारे हिस्से का गरीबों में बांट देना। तो हमने छोड़ दिया फिर वो पैसा, बाद में चला स्पैम था, फिर हम समझ गए अक्लमंद थे। चलिए, तो बात यहाँ आती है ईमेल सिक्योरिटी की बात है। उसके बाद आती है वेब सिक्योरिटी की बात। वो तो आप देख ही रहे हैं, है ना, अगर आपने बनी भी नहीं है और तब भी अगर आपका पासवर्ड किसी के पास चला गया तो इसका मतलब गलत है। उसके बाद आती है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटीज़ हैं। और कि भाई आपका डेटा कहीं पे कलेक्ट होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई पहले क्या था, पहले डाउनलोड कर लिया, भाई तेरे पास ये गाना है, ला दे दो, क्वालिटी लगाएंगे, ये भाई तेरे पास जो है ये पिक्चर है, जरा देना हम देख लेंगे। अभी क्या है भाई, सब कुछ ऑनलाइन अपलोडेड है, ठीक है, गाना करना है तुम्हारे क्लाउड पे सेव है, तुम्हारी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो एक जगह पे रिजर्व है जहाँ पे डेटा सेव होता है, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, सबके क्लाउड होते हैं सेटेलाइट के अंदर। तो इसकी भाई क्लाउड कोई हैक ना कर ले, यहाँ से नहीं गायब हो जाए डेटा, समझ ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट। अब आपका वो डेटा, हमारा क्या डेटा यूपीएससी के नोट्स है, तो पढ़ने लिखने वाले वाले नहीं है कुछ। उसके बाद देखिए, इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 50% जो इंडियन कंपनीज है इनकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए है। बाकी तो हम इतना ध्यान देते नहीं है। हम क्या कहते हैं, अरे हमारा आधार पैन ले लिया, अरे आधार ही पैन तो लिया है, कौन सी जान लेके चले गए। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। भाई उन्होंने आधार पैन ले लिया, समझ लो क्या बोले आप, ना उनकी जान ले ली। तो इसलिए हमारा ये जो जितना भी डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं आधार पैन ले लिया, इससे आपकी पूरी पूरी आइडेंटिटी हर एक चीज़ है। खैर इतने इतने आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। खैर, उसके बाद बात आती है, ज़रूरत ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी की बात। अब देखो भाई, डेटा सोवेनिटी जो डिफेंस सेक्टर की है, या आप कह सकते हो दूसरे कुछ सेक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश के अंदर, इनकी डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका डेटा लीक हुआ तो हम लीक हो गए, तो इसलिए बेटर है कि इनका डेटा लीक नहीं होना चाहिए। और इसके लिए घर का भेदी लंका ढाए तो बिल्कुल भी ना हो जाए, है ना। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि इतने बड़े लेवल पे अटैक ना हो, इनका डेटा ना चोरी हो, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम एक टेलीकॉम सिक्योरिटी यहाँ मेंटेन करें। फिर बात आती है ड्यूबियस सप्लायर्स। तो देखिए यहाँ पे ड्यूबियस टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं जिनके प्रोडक्ट जो है वो ऐसे है कि भाई मिस यूज करे जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा बेच रहे हैं वो लोग, तो इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ो, जानो, उनकी नेगेटिव लिस्ट बनाओ, ऐसे ऐसे लोग जो ये बेचते हैं, और इनसे कोई सामान लेने की आगे से जरूरत नहीं है। सामान लेना डांट के बता रही मम्मी ने बताया, लेना नहीं है सामान, चाहे तुमको चाहे मोबाइल बनाने वाले को लेना नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात है। उसके बाद बात आती है भाई कि सेल्फ रिलायंस। अब आई मुद्दे की बात, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। देखी नहीं मेरी वीडियो, मैंने वीडियो बनाई थी वोकल फॉर लोकल पे। आत्मनिर्भर मिशन करना है तो करना है, रोना नहीं है, मांगना नहीं है किसी के सामने। तो अभी इंडिया बहुत डिपेंड करता है भाई यार, ये समझ लो मोबाइल की मार्केट में अभी भी इंडिया डर रहा है किसी और कंट्री से, यहाँ पे हम छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे नसों तक बाहरी कंट्रीज बस गई हैं। और ये बहुत ही मुश्किल है। हालांकि सरकार अब कदम उठा रही है कि वो हमारे यहाँ ये प्लांट लगाइए, और हमारे प्लांट लगाइए, उससे जो निकलेगा फूल तो हम ले लेंगे। अब ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें लगेगा वक्त। तो इसलिए इतना बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, और हमें उसको कॉम्पीट करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपना खुद का करें। तो क्या समझ रहे ना। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे ज़रूरत है। तो भाई ये देखें, ये कि आखिरकार क्या तरीके हैं जिनसे हम इन चैलेंजेस को टेलीकॉम सिक्योरिटी के एड्रेस कर सकते हैं। दिक्कतें तो बता दी, तरीके तो बताते जाएं कैसे कर सकते हैं। तो देखो भैया, होते क्या है कि जब कोई सामान बेचने वाले बहुत कम हैं और ट्रस्टेड जो बेचने वाले लोग हैं वो हैं भी बहुत कम, ठीक है,
और जो आपके बैन वाले लोग हैं कि जो 2 नंबर का माल बेच रहे थे वो हैं ज़्यादा, और उनको सबको कर दिया है बैन, और जो अच्छे ईमानदार लोग हैं वो हैं कम। तो होता क्या है कि भैया अपने आप बढ़ जाती है कॉस्ट। जैसे अभी आप लेने जाओ एरिक्सन का मोबाइल, उसके बाद लेने जाओ नोकिया का मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, बड़ा महंगा पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं एप्पल एप्पल ले लो तो बिल्कुल किडनी विडनी बेच आओगे, तो ये दिक्कत हो जाती है ना। तो इसके लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करो। देखो, सिक्योरिटी मेंटेन करो, दिमाग में रखो, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी रखो, वर्ल्ड वगैरह की वर्ल्ड लेवल की रखो, डेटा सिक्योरिटी आप मेंटेन रखो, समझ लो। और इसके लिए क्या करना है आपको कि CDOT या फिर टेलीकॉम रिसर्च या डेवलपमेंट जो आम है आपकी, आई एम सॉरी, CDOT, टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपकी आम है गवर्नमेंट की, इसे काम करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की फील्ड में और प्रोडक्ट्स वगैरह की फील्ड में। ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच की बात करते हैं। तो देखिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाइए जो होलिस्टिक हो, एक चीज़ को ना देखती हो, साइबर सिक्योरिटी को भी देखे, साथ ही साथ टेलीकॉम को भी देखे, समझो सब कुछ देखे, तो इससे क्या होगा, सारे तरीके की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जैसे कि आपका थ्रेट डिटेक्शन, पहले कहाँ डर है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ खतरा है, ये समझ लो। ठीक है। पूरे सिक्योरिटी सिस्टम में होता क्या है कि असल में दिक्कत है कहाँ, आप पूछो कैसे, पता कैसे लगा दिक्कत कहाँ है। तो भाई दिक्कत सबसे पहले देखो, तभी तो उसको हटाओगे, थ्रेट डिटेक्शन हो। दूसरा ये है कि भाई प्रिवेंटिव मेजर्स कोशिश करो वो तुमको दिक्कत दे ही के ना जाए। जहाँ जहाँ दिक्कत तुम्हें लगती है वहाँ वहाँ जो है वो भाई ऐसा हो जाए कि उसको कैसे रोकेंगे। ठीक है, ऐसे कदम पहले उठाए जाए ताकि आगे जो है वो दिक्कत आए ना। और उसके बाद आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स मेथड। अब भैया दिक्कत आ गई, वो सारी 20 से दिक्कत तुम्हारे, तो क्या करोगे, तो भैया हैंडल करोगे। अच्छी सिक्योरिटी तुम्हारे पास ऐसी होनी चाहिए ताकि भाई साइबर थ्रेट वगैरह जो भी हो उस पर तुरंत तुम इमरजेंसी रिस्पॉन्स करो, अच्छा खासा करो। ये है बात घर जैसी। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल सेल्फ bias, and if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, and what is this, Twitter, Instagram and Telegram, you can just press the link given in the description box. Please share it in the comment box, and you can enjoy. Thank you. Bye bye.